सुबह के बज रहे हैं 10:30 और नेपाल में है आज हमारा दूसरा दिन। कल का पूरा दिन तो ट्रैवलिंग में ही गुजर गया, कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाए। अभी हम काठमांडू शहर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 प्लेसेस हम कवर कर चुके हैं, जिसमें पहला पॉइंट था बूढ़ा नीलकंठ टेम्पल और उसके बाद हमने कवर किया बौद्धनाथ स्तूपा। दोनों का ही डिटेल्ड व्लॉग आप मेरे लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो 2 पॉइंट कवर करने के बाद अब हम आ गए हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, जो कि है पशुपतिनाथ टेम्पल। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का बहुत ही फेमस मंदिर है। इनफैक्ट नेपाल में जब हम लैंड किए थे, सबसे पहले होटल चेक इन करने के बाद जिस जगह हम गए थे वो था पशुपतिनाथ मंदिर। वो बात अलग है कि कल हम जब तक वहां पहुंचे तब तक मंदिर बंद हो चुका था, इसलिए हमें दर्शन नहीं मिले। तो आज हमने री अटेम्प्ट किया है, दोबारा यहाँ पर आए हैं और दर्शन करेंगे आज भगवान जी के अच्छे से, और आपको भी करवाएंगे। तो आप देख सकते हो मौसम कितना अच्छा हो गया है, धूप एकदम बढ़िया खिल के आई है। वरना सुबह से तो हम लोगों का दिमाग इतना खराब हो गया था बारिश की वजह से, क्योंकि हम 2 जगह गए, दोनों जगह अच्छी बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत डिस्टरबेंस हो रहा था। अब हमारे पास कृष्णा है, उसका स्ट्रोलर भी है, तो उसमें और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हम तो छाता लगा सकते हैं बट स्ट्रोलर को अच्छे से कवर नहीं कर पाते छाता से, तो वो बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता है। अब कंपैरेटिवली बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्योंकि धूप निकल आई है तो डेफिनेटली टेम्परेचर में भी बहुत राइज आया है, जिसकी वजह से अब ठंड वंड नहीं लग रही है। आप देख सकते हो मैंने जैकेट भी अभी अभी निकाल दी, तो अब कन्वीनियंट है काफी सब कुछ। बाकी भीड़ की मैं बात करूं तो लग तो रहा है, अब जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि नहीं, रश तो अच्छा खासा है अभी भी। मंदिर के अंदर दर्शन करने में कितना वेटिंग टाइम होगा वो सब अंदर जाके ही पता चलेगा। तो ये है मंदिर का गेट, यहाँ से अंदर जाके मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली शूज वगैरह रखने की जगह नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा सा ऊपर जाके राइट हैंड साइड में शू लॉकर मिलेगा और वहाँ पे आपको अपने शूज रखने हैं। तो बस वही शू लॉकर में रख के फटाफट हम लोग अंदर जाएंगे और अंदर जाके दर्शन करेंगे। इसके अलावा और भी एक ऑप्शन है, ये जो जितनी शॉप्स आप देख रहे हो, यहाँ से आप अगर कहीं पे प्रसाद ले लोगे, शूज वगैरह रखने के लिए मान जाते हैं और वो अपने पास ही रख लेते हैं। आप वो अपना कुछ जरूरी सामान, बैग वगैरह भी उनके पास रख के जा सकते हैं, बट उसके लिए आपको उनका प्रसाद या जो भी आइटम आप उनकी शॉप से ले रहे हैं कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा मतलब। तो चलिए अब इस गेट के अंदर भी चलते हैं और देखते हैं अंदर से कैसा है और क्या क्या देखने को मिलता है। हमारे कृष्णा का मूड तो अभी भी अपसेट है, उसकी कई बार आज नींद टूटी है। कृष्णा, क्या हुआ? नींद खुल गई आपकी? आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मंदिर में? आपको दर्शन करने हैं भगवान जी के? नहीं करने? पक्का? ओके। आप देख ही रहे होंगे हम कब से चल रहे हैं, मगर अभी तक मंदिर के मेन गर्भ में नहीं पहुंचे। पशुपतिनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि लगभग 650 एकड़ में फैला हुआ एक विशाल आध्यात्मिक नगर है, जहां 500 से ज्यादा मंदिर और धार्मिक संरचनाएं देखने को मिलती हैं। ये नेपाल के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण रिलीजियस कॉम्प्लेक्सेस में से एक है। कॉम्प्लेक्स के अंदर 500 से अधिक मंदिर, श्राइन्स, आश्रम और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स मौजूद है। मुख्य पशुपतिनाथ मंदिर कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है, लेकिन उसके आसपास का पूरा सेक्रेड कैंपस बहुत बड़ा है। कैंपस बागमती रिवर के दोनों किनारे तक फैला हुआ है। यहाँ आर्य घाट, न्यूमरस शिवा टेम्पल्स, बहुत सारे साधुओं के आश्रम्स, मेडिटेशन एरियाज और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बस अब लग रहा है ये वो आखिरी जगह है जहां तक कैमरा जा सकता है। अब इसके बाद कैमरा नहीं जाएगा, क्योंकि गार्ड मैम ने मुझे इशारा कर दिया है कि अब कैमरा आगे नहीं जाएगा। तो दर्शन तो हमने अच्छे से कर लिए, मन भर गया, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। अब हम आ गए हैं मंदिर के पिछले हिस्से में, जहां पर बहती है बागमती नदी। मंदिर के बिल्कुल पास बहने वाली ये नदी
नेपाल की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। ये नदी काठमांडू वैली से होकर बहती है और आगे जाकर भारत में गंगा रिवर सिस्टम से जुड़ जाती है। बागमती नदी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। कई श्रद्धालु इसके पवित्र जल को शुद्धि और आस्था का प्रतीक मानते हैं। नदी के किनारे बने आर्य घाट्स नेपाल के सबसे महत्वपूर्ण क्रिमेशन घाट्स में से एक हैं। यहाँ रोजाना अंतिम संस्कार किए जाते हैं और नेपाल के कई प्रसिद्ध व्यक्तियों, राजनीतिक नेताओं और राज परिवार के सदस्यों का भी अंतिम संस्कार यहीं हुआ है। अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के सदस्य बागमती नदी के किनारे अंतिम विधि पूरी करते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है और आत्मा अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाती है। यहाँ खड़े होकर एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता है। एक तरफ मंदिरों में पूजा और घंटियों की आवाज गूंजती है और दूसरी तरफ अंतिम संस्कार की क्रियाएं चलती रहती हैं। ये सब कुछ जीवन और मृत्यु के सह अस्तित्व को दर्शाता है। बागमती नदी के घाटों पर बैठकर लोग ध्यान और प्रार्थना भी करते हैं। ये स्थान सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं, बल्कि हिंदू दर्शन के उस सिद्धांत को भी प्रकट करता है जहाँ जीवन और मृत्यु को एक ही चक्र के दो पहलू माने जाते हैं। इसी वजह से पशुपतिनाथ और बागमती नदी का संबंध सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन के सबसे गहरे सत्यों का भी प्रतीक है। इसलिए बागमती नदी के किनारे जहाँ एक तरफ मंदिरों में पूजा चलती है, दूसरी तरफ अंतिम संस्कार, वहाँ एहसास होता है कि जीवन और मृत्यु एक ही यात्रा के दो पड़ाव है। तो बस अब हम अभी इसी गेट से दर्शन करके आ रहे हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए। हालांकि यहाँ भी वही हाल है कि अगर आप पंडित जी से प्रसाद के नाम पर कोई फूल पत्ती भी मांग लो तो आपको वो तुरंत बोलते हैं कि 500 रुपये चढ़ाओ और ले जाओ। तो दर्शन तो अच्छे हो गए। अब बस यहाँ से निकलेंगे और अगला पॉइंट कवर करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको मंदिर के टाइमिंग्स वगैरह के बारे में बता देती हूँ। मंदिर 7 दिन खुलता है। 7 दिन मतलब इसके द्वार खुलते हैं। टाइमिंग्स की अगर बात करें तो सुबह 4 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुलता है। ये टाइमिंग्स जो है वो गूगल के हैं। यहाँ पर कहीं टाइमिंग्स वगैरह लिखा भी नहीं है उसके बारे में। लेकिन कल जब हम यहाँ पे 7 बजे आए थे तब भी द्वार बंद हो गए थे और हमें दर्शन नहीं मिले थे। बट पता नहीं। बाकी अगर हम डेज की बात करें तो ये डेली खुलता है। अंदर डोनेशंस वगैरह अलाउड है। आप अगर चाहें तो डोनेशंस कर सकते हैं और बाकी कोई भी चीज़ यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। केवल अंदर एक पर्टिकुलर गेट है, उसके अंदर आपको कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। बाकी आप अंदर जाके अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। दर्शन आपको बहुत अच्छे से करवाए जाएंगे। बाकी नेपाल के और टूरिस्ट पॉइंट्स की तरह ये पशुपतिनाथ टेम्पल भी जो है वो वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज का पार्ट है, उसके अंदर ही आता है। और ये कितना पुराना है ये एक्चुअली कहीं पर अभी मेंशन ही नहीं हुआ है कि ये कितना पुराना है। ये बहुत ही पुराना मंदिर है, बट अभी हमें इसके बारे में पता नहीं है। ओके, सो पशुपतिनाथ टेम्पल इज डन दैट वी हैव जस्ट एक्सप्लोर्ड। अब हम आ गए हैं दूसरी जगह जाने के लिए अपनी कैब में। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कपन मोनास्ट्री। अभी हम वहीं जा रहे हैं, उसे एक्सप्लोर करेंगे। पशुपतिनाथ टेम्पल से कपन मोनास्ट्री लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर थी, जिसे पहुंचने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगा है। और अब हम वहाँ जा रहे हैं, उसे एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो चलिए जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं और आपको भी दिखाते हैं हाउ इट एक्चुअली लुक्स लाइक एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस। तो ये लीजिए, कपल मोनास्ट्री के गेट के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शांति है, आप देख सकते हो। बल्कि अभी हम पशुपतिनाथ टेम्पल से आ रहे हैं तो वहां जितना रश था उसके कंपैरेटिवली तो ये ना के बराबर है। अब
क्योंकि कोपन मोनास्ट्री बहुत ज्यादा हाइट पर है, जिस वजह से यहाँ पर कुछ व्यूज भी देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये एक स्पेसिफिक व्यू पॉइंट बनाया गया है जहाँ से ऑलमोस्ट पूरा काठमांडू शहर दिखाई दे रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्योर, कितना क्लीन और कितना पीसफुल। चलिए तो अब चलते हैं आगे और कोपन मोनास्ट्री को अंदर से भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। कैंपस तो उसका बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा पीसफुल लगा। तो मोनास्ट्री का डोर तो बंद दिखाई दे रहा है, हो सकता है बंद हो इस वक्त, हमें इसके टाइमिंग्स एग्जैक्टली पता नहीं थे और गूगल पे भी नहीं दिख रहा था। तो देखते हैं, जा पाएंगे तो ठीक है, किसी लोकलाइट से पता करते हैं। पिंक आ गया, इसका फोटो करो। इसका फोटो करूं? ये क्या है? फूल। फूल, नाइस। तो बेसिकली हम लोग थोड़े रॉन्ग टाइमिंग्स पे आए हैं। 11:30 बजे ये बंद हो जाती है। मैं आपको इसके एग्जैक्ट टाइमिंग्स का स्लॉट दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30, इसलिए ये इस टाइम बंद है। अब ये 2 बजे ओपन होगी, बट अब हम लोग यहाँ पे दोबारा आई थिंक आ नहीं पाएंगे। मैं आपको ऐसे ही इसका ऊपर से एक्सटीरियर दिखा देती हूँ। बनाया इसको बहुत अच्छे तरीके से गया है, काफी सुंदर है। मौसम यहाँ बड़े ही अजीब से खेल खेल रहा है। अभी एकदम बहुत अच्छी धूप आ गई थी, हम लोगों ने जैकेट्स वगैरह निकाल दी थी, लेकिन अभी फिर से मौसम थोड़ा गड़बड़ हुआ और बादल आ गए और हवाएं बहुत तेज चलने लगी और फिर से हम लोगों ने जैकेट्स डाल ली। ठंड काफ़ी बढ़ गई फिर से, तो आज ये लगता है दिन भर चलता रहेगा। तो मोनास्ट्री तो हमने ऐसे ऊपर से कवर किया है, क्योंकि इसके एग्जैक्ट टाइमिंग्स पे हम नहीं आ पाए जब ये ओपन रहती है। तो अब यहाँ से चलते हैं। व्यू पॉइंट मैंने आपको दिखाई दिया, जहाँ से हमें काठमांडू का अच्छा ऊपर से व्यू मिल रहा था। अब चलते हैं आगे और अगला पॉइंट देखेंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बता देती हूँ। कोपन मोनास्ट्री की स्थापना 1969 में हुई थी और इसकी यह स्थापना तिब्बतन बुद्धिस्ट मास्टर लामा तोप्तेन येशे और लामा जोपा रिनपोचे ने की थी। मोनास्ट्री का उद्देश्य तिब्बतन बुद्धिस्ट टीचिंग्स को संरक्षित करना और दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाना था। शुरुआत में यहाँ कुछ ही मॉन्क्स रहते थे, लेकिन आज ये इंटरनेशनल बुद्धिस्ट एजुकेशन का एक सिग्निफिकेंट सेंटर बन चुका है। सो गाइस, यहाँ हम थोड़े से लकी हो गए क्योंकि अभी तुरंत मोनास्ट्री ओपन हो गई है। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर से देखते हैं ये कैसी है। आज कोपन मोनास्ट्री में कई 100 मॉन्क्स और यंग नोविस मॉन्क्स रहते और अध्ययन करते हैं। उनका दिन सुबह जल्दी प्रार्थना और चैंटिंग से शुरू होता है। इसके बाद बुद्धिस्ट फिलॉसफी, स्क्रिप्चर्स, मेडिटेशन और तिब्बतन लैंग्वेज की पढ़ाई वगैरह होती है। यहाँ मॉन्क्स के लिए स्पिरिचुअल एजुकेशन के साथ साथ डिसिप्लिन और कम्युनिटी लिविंग पर भी जोर दिया जाता है। कोपन मोनास्ट्री की सबसे खास बात ये है कि ये दुनिया भर के विजिटर्स के लिए मेडिटेशन और बुद्धिज्म कोर्सेज ऑर्गेनाइज करता है। मोनास्ट्री हमने अच्छे से एक्सप्लोर कर ली। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए। तो कोपन मोनास्ट्री कवर करके हम लोग आ गए हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, मगर यहाँ आने से पहले हमने एक और पॉइंट कवर करने की कोशिश की थी जिसका नाम था मनकामना टेम्पल। लेकिन हम जब वहां पहुंचे, गूगल ने हमें जहां पहुंचाया, तो पता चला कि वो हम एक गलत टेम्पल पे पहुंच गए हैं। मतलब मनकामना टेम्पल ओरिजिनल वाला वो नहीं था, वो एक छोटा सा मंदिर एक कमरे के बराबर का था।
तो वहाँ हमने ऐसे ही दर्शन कर लिया और हम वापस आ गए। लेकिन वो टेम्पल नहीं था जिसके लिए स्पेसिफिकली हम मनकामना टेम्पल गए थे। और जो मेन वाला है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 70 किलोमीटर दूर था। तो ऑब्वियसली उतना ना तो हमारे पास टाइम था और ना वहाँ जाना पॉसिबल। इसलिए फिर अब हम आ गए हैं अगले पॉइंट पर, स्वयंभू महाचैत्य स्तूपा पे। इसका नाम ही स्वयंभू करके है, जिसका मतलब है जो अपने आप उत्पन्न हुआ है, स्वयंभू। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं ये कैसा है। काठमांडू की एक पहाड़ी पर बसा हुआ है नेपाल का सबसे प्राचीन और रहस्यमय धार्मिक स्थल, जहाँ से पूरी काठमांडू वैली नजर आती है। ये है स्वयंभूनाथ महाचैत्य, जिसे दुनिया मंकी टेम्पल के नाम से भी जानती है। सबसे पहले ऊपर आके हमने ले लिया यहाँ का टिकट, जिसके लिए हमको पे करना पड़ा 50 NPR। नेपाल के बाकी पॉइंट्स की तरह ये जगह भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। अगर हिस्ट्री की बात करूं तो रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग इसका कंस्ट्रक्शन लगभग 5th सेंचुरी CE में हुआ था। लेकिन इस जगह से जुड़ी जितनी भी स्टोरीज हैं वो और भी ज्यादा पुरानी है। सदियों से ये बुद्धिस्ट लर्निंग, मेडिटेशन और पिलग्रिमेज का एक सिग्निफिकेंट सेंटर रहा है। तो इस टेम्पल के 2 गेट्स हैं। एक गेट से अगर आप जाएंगे तो आपको लगभग 200 सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा, और अगर दूसरे गेट से आप एंटर करेंगे तो आपको लगभग 370 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। तो आप चाहें तो अपने टैक्सी ड्राइवर से बात कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपना गेट डिसाइड करके जा सकते हैं। हमारे तो टैक्सी ड्राइवर ने ही हमें बताया था कि सर आप 50 रुपीज और एक्स्ट्रा दे देना तो मैं आपको दूसरे वाले गेट पे पहुंचाता हूँ जहाँ आपको कम सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। तो यहाँ से बस 200 सीढ़ियाँ चढ़ के हमें ऊपर जाना है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको पूरा ये मंदिर दिखाई दिया है, बट यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। मतलब नीचे की साइड जब मैं थी तब वहाँ तो इतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि जब हम ऊपर आए हैं तो यहाँ अच्छे खासे टूरिस्ट हैं और काफ़ी रश है। जो आपके व्यू पॉइंट्स वगैरह हैं वहाँ पर भी बहुत लोग हैं। तो स्पेशली अगर आप समर सीज़न में आ रहे हैं तो यहाँ पे धूप भी बहुत तेज़ लगेगी आपको। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आप पीक टाइम पे, मतलब पीक आफ्टरनून वगैरह पे ना आए, या तो अर्ली मॉर्निंग आ जाएं या फिर शाम के टाइम आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे इनफैक्ट मतलब जब मैं यहाँ पे आई हूँ तब तो बारिश का मौसम है, तब भी हम लोगों को यहाँ ऊपर आके गर्मी लग रही है। तो अगर आप एक्चुअल में बिना बारिश वाले सीज़न में आएंगे, समर्स में आएंगे, तो उस टाइम तो ये बहुत ही ज़्यादा चटक रहा होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप यहाँ आए थोड़ा ठंडा मौसम हो, एटलीस्ट शाम हो या फिर सुबह हो। पूरे सेक्शन के अंदर जब आप एंटर करेंगे तो एक मंदिर ऐसा आएगा जहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। इनफैक्ट 2 मंदिर ऐसे आएंगे, एक मंदिर है और एक मोनास्ट्री टाइप की, श्राइन टाइप की है। वहाँ पे आपको फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इनफैक्ट कैमरा अंदर अलाउड नहीं है। बाकी रेस्ट ऑफ द कैंपस में आप फोटोग्राफी कर सकते हैं और वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। तो बस इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। रेस्ट इज़ गुड यहाँ पे। आई थिंक अभी तक हमें कहीं पर भी कोई ऐसी जगह भी नहीं मिली है जहाँ पे चप्पल वगैरह भी उतरवाई हो। यहाँ पे लोग फुटवेयर लेके ही इस जगह पे, इस कैंपस में घूम रहे हैं।
ये बुद्धिस्ट मंदिर में जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बड़ी शांति महसूस होती है इस जगह पे आकर, जहाँ पे आप ये व्हील्स को घुमाते हो। बहुत ही सुंदर है ये। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज था नेपाल में हमारा पहला दिन, जिसमें सबसे पहले हमने एक्सप्लोर किया था बूढ़ा नीलकंठ टेम्पल और बौद्धनाथ स्तूपा। इन दोनों मंदिर के डिटेल्ड व्लॉग आपको मेरे लास्ट वीडियो में मिल जाएंगे। उसके बाद हमने एक्सप्लोर किया पशुपतिनाथ टेम्पल, कोपन मोनास्ट्री और स्वयंभू महाचैत्य टेम्पल, जिसका डिटेल्ड व्लॉग आप अभी इस वीडियो में देख ही रहे हैं। तो अभी तक हम लगभग 5 से 6 प्लेसेस कवर कर चुके हैं। अभी भी दिन खत्म नहीं हुआ है, बाकी के प्लेसेस हम कल एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप मेरे साथ। बाय बाय, हैप्पी ट्रैवलिंग।